हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑटोनॉमिक क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे डायग्राम को और साथ ही उनमें यूज होने वाले सभी ऑर्गन्स के शेप को, साइज को और साथ ही कि उसमें कौन कौन से एंजाइम किस तरीके से रिलीज हो रहे हैं और उनका यूज किस तरीके से होता है। ये तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, लेकिन हम इसमें देखेंगे कि कहाँ से वो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं और किस तरह उनका फूड के डाइजेशन में किस तरह उनका फूड के डाइजेशन में काम आ रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग सा क्लास। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरे डायग्राम को बनाया है डाइजेस्टिव सिस्टम के। यहाँ आप देख सकते हो इनमें से कुछ मेन और काफ़ी फेमस ऑर्गन्स आप सुने होंगे। फेमस मैं इसलिए बोले क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जब डाइजेशन की बात करते हैं तो जो इसके बारे में नहीं पढ़ा वो भी नाम ले लेता है कि नहीं पेट में पचता है भोजन, है ना, इतना तो सब जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोजन पेट में ही पचता है, इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गन हैं जिनका यूज हो रहा है और आफ्टर ऑल इसीलिए हम लोग इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। नहीं तो केवल अगर स्टमक का यूज होता है यहाँ पे तो हम बोल देते कि किसी एक ऑर्गन में फूड का पाचन हो रहा है, तो इसलिए ये सिर्फ डाइजेस्टिव ऑर्गन हो गया। ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने ये बात किया था कि जो डाइजेशन है यानी कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, यानी कि माउथ से, मुख से ही हमारा डाइजेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है। यानी कि सबसे पहला जो डाइजेशन में जिस ऑर्गन का यूज हो रहा है वो कौन सा है, वो है माउथ। ठीक है। तो ये है आपका माउथ। अगर हम आप इसको ड्रॉ करें तो ये इस तरह से ये हम लोग का जो गर्दन और सिर है उसकी तरफ से आएगा क्योंकि ये हमारे माउथ का हिस्सा है। ठीक है ना। यहाँ पे साथ ही ये है हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स, ये और ये तीन जोड़ी होते हैं। ठीक है ना। एक इस साइड और एक जीभ के नीचे जस्ट यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये है हमारा बकल कैविटी। ठीक है ना। अगर यहाँ पे अगर ऐसे शेप बना दे तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पे ये है हमारा माउथ और ये है टंग। ठीक है ना। टंग मीन्स क्या होता है, जीभ। ठीक। तो ये जीभ और इसके बाद जब हमने भोजन इनहेल किया यानी भोजन को लिया यानी इंजेक्शन हुआ तो यहाँ से भोजन कहाँ आएगा, ओएसोफेगस में। ठीक है। तो ये ओएसोफेगस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फूड पाइप। क्या बोल सकते हैं, फूड पाइप। ठीक है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं ओएसोफेगस को फूड पाइप क्योंकि इसी के द्वारा जो फूड है हमारा वो क्या करेगा, स्टमक तक आएगा। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ओएसोफेगस किसका पार्ट है, तो ओएसोफेगस पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। तो ये रहा हमारा ओएसोफेगस यानी कि सबसे पहले बकल कैविटी, फिर टंग, फिर यहाँ पे हमने देखा सैलिवरी ग्लैंड्स क्योंकि हमने पढ़ा कि जब मुख में हम लोग जब भोजन लेते हैं तो वहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स रिलीज होती हैं, उसमें भी अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो भोजन में अच्छे से मिक्स हो करके भोजन का कुछ पाचन वहाँ से शुरू करते हैं और साथ ही बैक्टीरियाज को भी मारते हैं। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स, ये हमारा फूड का टुकड़ा है। ठीक है। मतलब ऐसे ही समझने के लिए तो ये हमारा फूड पाइप ओएसोफेगस से होते हुए हमारा भोजन किस में आता है, स्टमक में। तो यहाँ से हमने भोजन लिया, इंजेक्शन किया यहाँ से हमने और ये ओएसोफेगस से होते हुए कहाँ आएगा, स्टमक में। ठीक है। स्टमक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं, अमाशय। ठीक है ना। अब इससे पहले आप एक ये चीज देख रहे हो कि डायफ्राम। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम तो इसमें हम लोग डायफ्राम का क्या कहना है, डायफ्राम क्यों देख रहे हैं हम लोग, तो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो ये होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर जाता है और जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम नीचे आ जाता है। डायफ्राम का यूज वहाँ होता है जैसे कि ये जस्ट आप देख रहे हो, ये जस्ट हमारे स्टमक के ऊपर और लीवर के ऊपर मौजूद है। ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर लंग्स होता है। ठीक है। तो यानी कि ये लंग्स के जस्ट नीचे और लीवर और स्टमक के जस्ट ऊपर यानी कि बीच में इन दोनों के मौजूद होता है। और इसका काम ये होता है कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो जो हमारा चेस्ट है वो फूल जाता है ना, यानी कि पहले के मुकाबले थोड़ा ऊंचा हो जाता है।
जैसे हमने सांस लिया तो हमारे लंग्स में हवा जाती है, ठीक है। तब ये क्या होता है, ये डायफ्राम ऊपर चला जाता है, ठीक, जिसकी वजह से हमारा जो सीना होता है वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग सांस छोड़ते हैं, यानी कि लंग्स से हवा बाहर निकलती है, तो ये तुरंत अपने प्लेस पे आ जाता है, ठीक है ना। यानी कि जैसे पहले वो नॉर्मल सिचुएशन में था वहाँ आ जाता है। तो ये है मेन रोल इनका, ठीक है। तो ये डायफ्राम हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि स्टमक के जस्ट ऊपर है, और ये अगर यहाँ मौजूद है तो इसका क्या काम है इसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा स्टमक को कहते हैं अमाशय हिंदी में। और यहाँ पे देखिए स्टमक के बाद हमारा क्या है, लीवर है, ठीक। अब आप देख रहे हो कि हमने लीवर तो सुना था, अब लीवर के अंदर भी कुछ होता है, हाँ बिल्कुल होता है। लीवर के अंदर होता है आपका गॉल ब्लैडर, ठीक है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, यानी कि पित्ताशय जिसको हम लोग कहते हैं ना, पित्ताशय, ठीक है। पित्ताशय बोलते हैं गॉल ब्लैडर को। और यहाँ पे ये जो लीवर है, लीवर को हम लोग बोलते हैं यकृत। शुद्ध हिंदी जब आप पढ़ेंगे, जैसे यूपी बोर्ड के बच्चे जो होंगे उनके लिए बताया जा रहा है, लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिवर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज इसमें दिया गया है, बाइल डक्ट। अब यहाँ पे देखिए गॉल ब्लैडर था ये तो, अब बाइल डक्ट क्या है, तो देखिए ये जो गॉल ब्लैडर है ये एक थैली है, ठीक, मान के चलिए मैंने इसको यहाँ पे थैली बना दिया इसको, ये एक थैली है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है सारा जो पित्त रस होता है, जो बाइल जूस जो होता है वो इकट्ठा होता है, ठीक। यानी कि हम कह सकते हैं ये एक तरह से थैली का या एक तरह से झोले का काम करती है, और ये है गॉल ब्लैडर। तो अब बाइल डक्ट क्या होगा, बाइल डक्ट होगा जहां से बाइल जूस जो होगा हमारा वो सीक्रेट होगा, ठीक है ना, यानी कि जहां से बाइल जूस का सीक्रेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं बाइल डक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग स्टमक को पूरा डिटेल में पढ़ें तो स्टमक के टोटल 3 भाग होते हैं, ठीक है, टोटल 3 भाग होते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टमक के जस्ट नीचे आपको एक और भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन की वजह से पता नहीं चल रहा है, बट मैं इसको रेड कर दे रही हूँ। यहाँ पे ये आपको एक और पार्ट दिखाई दे रहा है, एक और ऑर्गन दिखाई दे रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको साइड में बनाऊं तो ये इस तरह का है कुछ, ठीक। तो ये क्या है, ये है हमारा पैनक्रियाज। आप देखो ये इसको क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। अब इसका क्या रोल होता है ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर उसको देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि उस वीडियो में हमने कहाँ से किस ऑर्गन से कौन से जूस कौन से एंजाइम रिलीज हो रहे हैं और उनका फूड में क्या काम है, ठीक है, डाइजेशन में उनका क्या यूज हो रहा है, इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया पहले ही। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो डायग्राम है वो किस तरीके से है, कहाँ पे कौन सा ऑर्गन सिचुएटेड है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं क्योंकि हमने तो पढ़ लिया भाई, लीवर होता है, स्टमक होता है, फूड पाइप, ऑसोफेगस, माउथ, ठीक है। माउथ तो हम जानते हैं कि माउथ कहाँ है, फेस पे जानते हैं कहाँ है माउथ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो हमने ऑसोफेगस इसलिए पढ़ा क्योंकि उसके पहले ये तो फूड पाइप हो गया, इसके अलावा एक हम लोग विंड पाइप भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेन चीज होता है जिसकी वजह से जो भोजन है वो भोजन नली में, और जो विंड है वो वायु नली में जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे देखिए हमने देखा ये क्या है, पेनक्रियाज, ओके। अब पेनक्रियाज पे यहाँ पर देखिए पेनक्रियाज से एक छोटा सा कह सकते हैं एक रास्ता है जो कहाँ पे खुल रहा है, जो खुल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये आपका बड़ी आंत है और ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में एक छोटा सा डिफरेंस होता है और एक कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है। अगर हम इसकी लंबाई देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई काफ़ी अधिक होती है, ठीक है, अधिक नहीं बहुत अधिक होती है। और जो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले छोटी होती है, ठीक है। फिर इसका नाम स्मॉल क्यों और इसका नाम लार्ज क्यों, क्योंकि स्मॉल मतलब जो छोटा होता है, लार्ज मीन्स लंबा होता है। तो लंबे वाले का नाम छोटा क्यों रखा गया और छोटे वाले का नाम लंबा क्यों रखा गया, ठीक है। तो देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइन है ये लंबाई में काफी लंबी होती है, बट इसकी चौड़ाई बिल्कुल पतली होती है, ठीक है ना। कहते हैं कि इसकी जो चौड़ाई होती है वो आपके मिडिल फिंगर जितनी होती है, ठीक है। तो यानी कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये इसकी लंबाई कितनी है, अधिक है। इसको अगर हम नॉर्मली देखें तो ये नॉर्मली 6 मीटर की होती है। इसे सुनने में बहुत कम लग रहा है, बट ये 6 मीटर काफी अधिक लंबाई होती है इसकी। तो इसका जो लेंथ होता है वो 6 मीटर का होता है। और हाँ, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह का फूड लेता है ये इस पर डिपेंड करता है। यानी कि जो मांस खाने वाले जीव होते हैं उनमें उनकी इंटेस्टाइन जो होती है वो छोटी होती है मुकाबले उनके जो कि पौधों को खाते हैं, पौधों को खाते हैं, पत्तियों को, जड़ों को खाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पौधों के सेल में जो हमारा सेल्यूलोज पाया जाता है, जो सेल वॉल पाया जाता है, उनको पचाने के लिए इन्हें काफी लंबे प्रक्रम से गुजरना पड़ता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है उनमें जो पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है। यानी किस में होता होगा, जानवरों में होता होगा लार्ज इंटेस्टाइन लंबा। हम लोग भी खाते हैं, बट हम लोग उस तरह की चीजें नहीं खाते। हम लोग पेड़ नहीं खाते हैं ना, पेड़ का मतलब कि हम लोग उसकी पत्तियां नहीं खाते, उसके जड़ नहीं खाते, ठीक। हम लोग कोमल चीजें खाते हैं पेड़ पौधों में, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी देखिए लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए बोला गया है क्योंकि ये तो छोटा है, लेकिन फिर भी इसको लार्ज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये क्या है, इसके मुकाबले ये चौड़ी होती है, ठीक है। 2.5 कुछ इसका डायमीटर होता है, यानी कह सकते हैं इसकी जो चौड़ाई होती है वो 2.5 जितनी होती है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो अब एक चीज देखें, इसके बाद ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए हमने भी डायग्राम ऐसे ही बना जैसे बुक में दिया जाता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाता है डायग्राम को देख के कि अगर जो स्टमक है वो सीधा अगर बड़ी आंत से निकल रहा है तो खाना इस छोटी आंत में कैसे जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है क्योंकि ये जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है ये सामने है और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इससे नीचे से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए जो फूड होता है हमारा यहाँ से खाने के बाद वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में होने के बाद ये देखिए यहाँ से ये वापस से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और यहाँ पे एक और हमारा भाग आता है जिसको जो लार्ज इंटेस्टाइन का एक भाग होता है जिसको हम कहते हैं रेक्टम, और उसके जस्ट नीचे एक और आखिरी भाग होता है जो एलिमेंट्री कैनाल का, उसे कहते हैं एनस, ठीक है। ये जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है यहीं से शुरू होते हुए ये टोटल आपका एनस तक जाके खत्म होता है, ठीक है। तो ये था आपके टोटल जो डाइजेशन में यूज होने वाले ऑर्गन्स। इनके अलावा एक और चीज यहाँ पे आप देखिए, अपेंडिक्स। ये जो है इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये सभी लोगों में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है, ठीक। अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में कोई भी यूज नहीं है, ये बस यूं ही है, ठीक। इसका यूज होता था जब हमारी स्पीसीज, जो हमारी पुरानी स्पीसीज थे, जो पुराने एंसेस्टर्स थे, उनमें यूज होता था, बट अभी फिलहाल ये हम लोग में यूज नहीं होता है। और आपने बहुत सुना भी होगा नॉर्मली कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि कभी कभी इसमें अनावश्यक जो मांस होता है वो निकलने लगता है, या फिर अपेंडिक्स का साइज बड़ा हो जाता है जो उस जीव को या फिर उस इंसान को काफी दर्द पहुंचाता है, ठीक है ना। इसके वजह से जब इसका ऑपरेशन होता है तो इसको काट करके निकाल दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब कोई और ऑपरेशन हो तो उसमें ये कुछ नुकसान ना कर सके या फिर कोई और गड़बड़ इस वजह से ना हो सके, इसलिए इसको बाहर कर दिया जाता है। तो यानी कि इसमें अपेंडिक्स का कोई उतना काम नहीं होता है, बट ये यहाँ मौजूद है तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ओके। चलिए, तो ये हमने टोटल देख लिया अपना डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का, कौन सा अंग कहाँ है अब हम लोग अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा ये जो लीवर है, लीवर के अंदर ही पित्ताशय है। अच्छा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो भोजन है हमारा वो माउथ से लेके, फूड पाइप से लेके स्टमक, और स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम, फिर एनस से बॉडी के बाद, एनस के बाद बॉडी से बाहर, ठीक है ना। तो अब आप ये सोचिए कि अगर ये जो भोजन है वो सिर्फ इन्हीं अंगों से होकर गुजर रहा है तो लीवर और पेनक्रियाज किस तरह से भोजन के पाचन में अपना रोल निभा रहा है,
वो इस तरह से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो लीवर है वो एक बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, जिससे जो कहाँ इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो ये जो गॉल ब्लैडर का जो बाइल डक्ट है ये यहाँ से छोटे ये यहाँ से ड्यूडेनम में कनेक्टेड होता है। ठीक है, ड्यूडेनम स्टमक का आखिरी भाग होता है। ठीक है, अब यहाँ से, और ये जो पेनक्रियाज है ये भी एक जूस प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। तो यानी कि इसका यहाँ भी देखिए, ये भी एक यहाँ से भी रास्ते की तरह, एक नली की तरह है जिसे कनेक्ट हो रहा है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो इन दोनों का जो जूस है ये खाना इनके अंदर से होकर नहीं गुजरता, लेकिन इनका जो जूस है वो इन दोनों से जूस निकल करके कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहीं पे इनका मिक्सअप होता है और वहाँ से डाइजेशन शुरू होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो लिवर से जो जूस निकल रहा है उसको हम लोग बोले थे बाइल जूस, यानी कि पित्तरस जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो पित्ताशय से सेक्रेट होता है तो इसलिए हम उसको पित्तरस बोलते हैं। और जो पेनक्रियाज, यानी पेनक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं, हमने हिंदी में इसका नाम पढ़ा था क्या, अग्नाशय। ठीक, क्या, अग्नाशय, यानी कि पेनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। तो ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय भी एक जूस प्रोड्यूस करता है जिसको क्या बोलते हैं, अग्नाशयी रस, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। तो इन दोनों का जूस सीक्रेट होगा वो जाके किस में मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां से उसका डाइजेशन प्रारंभ होता है। ठीक है, अब इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो इंटेस्टाइन है वो भी एक तरह का जूस रिलीज करता है, इसको हम लोग इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, यानी कि हिंदी में उसको हम लोग कह सकते हैं आंतरस। ठीक, आंतरस। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फूड इन शॉर्ट। ठीक है, यानी कि हम तो टोटल पढ़ चुके हैं कि कहाँ से कौन सा एंजाइम रिलीज हो रहा है, कहाँ से क्या चीजें इसमें हो रही हैं। ठीक, हम सब जानते हैं, लेकिन अब हम इसको एक तरह से वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से कहाँ से कौन सा किस तरीके से हुआ है, सारी चीजें आप समझ रहे होंगे, उसको देखते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फूड इन शॉर्ट। चलिए अब रिवाइज करते हैं इस पूरे सेशन को, यानी कि शुरू से लेके लास्ट तक जो भी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े हैं उन सबको चलिए छोटे से वीडियो में, यानी कि इसी वीडियो में एक छोटे से टाइम में सभी को रिवाइज कर लेते हैं, और इससे हमको सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले हमने भोजन को लिया माउथ में, जिसको हम लोग कहते हैं इंजेक्शन। ठीक है, और उसके बाद जब भोजन हमने मुंह में लिया तो वहाँ पे हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स एक्टिव हुई और वहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स रिलीज हुई। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को सैलिवरी ग्लैंड्स में एक एंजाइम मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमाइलेज, जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को मुंह में ही सिंपलर शुगर यानी कि शर्करा में बदल देता है। ठीक है, और साथ ही जो हमारे भोजन के साथ कोई बैक्टीरिया आ जाती है उनको भी मार देता है। ठीक है, इसके बाद जो फूड है हमारा माउथ से निकलने के बाद इसको दो नाम दे दिया जाता है, पहला पोलस या फिर बोलस। ठीक है, कुछ लोग पोलस बोलते हैं, कुछ लोग बोलस बोलते हैं। तो हम जो आपका बुक है उसमें मेनली आपको पोलस देखने को मिलता है, तो बेहतर होगा कि आप पोलस याद करें। ठीक है, यानी कि जब भोजन मुख से निकला तो उसे हम लोग बोलेंगे पोलस या फिर बोलस। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा फूड है वो ओसोफेगस से होते हुए, यानी कि फूड पाइप से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, स्टमक में। ठीक है, तो स्टमक में जब फूड पहुँचेगा तो वहाँ पे हमें पता है कि पहले से ही 3 एंजाइम्स रिलीज करता है हमारा जो स्टमक है वो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें HCl देखे थे हमने, इसमें HCl हुआ था, दूसरा पेप्सिन हुआ था और तीसरा रेनिन हुआ था। ठीक है, यहाँ देखो आप HCl, पेप्सिन, रेनिन, और इसके साथ ही एक और एंजाइम निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेकस। ठीक है, अब इन तीनों का क्या काम होता है हम लोग जानते हैं। HCl का काम होता है खाने को एसिडिक मीडियम देना, यानी कि जो खाना पहुंचा है स्टमक में उसको टोटली ये एसिडिक मीडियम प्रदान करता है, जिससे जो हमारा पेप्सिन है वो क्या कर सके, काम कर सके अपना,
जो भोजन में प्रोटीन है उसको पचा सके। ठीक, और साथ ही HCl का ये एक और काम होता है कि वो जो खाने के साथ बैक्टीरिया जो मुख में लार के प्रभाव से बच जाते हैं उनको कौन मारता है? HCl मारता है। ठीक है, इसके अलावा जो पेप्सिन है हमारा, ये क्या करता है? पेप्सिन जो हमारे भोजन का प्रोटीन है इसको पचाता है। और म्यूकस क्या करता है? म्यूकस जो हमारी आमाशय की दीवारें हैं उनको प्रोटेक्ट करता है HCl से, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, अब रेनिन का क्या काम होता है कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, तो ये जो तीन एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं हमारे स्टमक से, इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये तीन एंजाइम्स रिलीज होते हैं हमारे स्टमक से, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? जठर रस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन को किस में तोड़ दिया जा रहा है? पेप्टोन में। यानी कि जो पेप्सिन है हमारा, ये यही काम कर रहा है कि जो प्रोटीन है इसको किस में चेंज कर दे रहा है? पेप्टॉन्स में। यानी किसके द्वारा ये काम किया जा रहा है? ये पेप्सिन और रेनिन के द्वारा ये काम किया जा रहा है। वैसे रेनिन का हमने एक और पर्सनल वर्क बताया था जो कि ये और क्या काम करता है भोजन के डाइजेशन में, उसको आप कमेंट करके बताना। ठीक है, अब जो हमारा फूड है वो चेंज हो चुका है, यानी कि पोलस या फिर बोलस से जो हमारा फूड है वो हो चुका है क्या? काइन। ठीक है, काइन, यानी कि जब भोजन हमारा स्टमक में आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे काइन। इसको कुछ लोग चाइन भी पढ़ते हैं, बट हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? काइन। ठीक है, यानी कि अगर हम काइन की हिंदी देखें तो इसकी हिंदी होती है लुगदी। ठीक है, क्या होती है? लुगदी। लुगदी किसे कहते हैं? जैसे आपके पास कोई पेपर है अच्छा सा, आपने उसको एकदम फोल्ड करके एकदम छोटा सा एकदम इतनों में सिकुड़ करके कर दिया, इतू सा। ठीक है, और वो जो आपका जो पेज है उसको हम लोग बोलते हैं ना कागज का लुगदी। ठीक है, तो उसी तरह से जो भोजन है हमारा वो स्टमक में आने के बाद पोलस से क्या बन जाता है? काइन, यानी कि लुगदी बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज हमने देखा था कि जो एसोफेगस होता है वो एक तरह का मोशन करता है। ठीक है, जिसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस मोशन बोले थे। ठीक है, यानी कि क्रमानुकुंचन गति, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा फूड पाइप है वो इस तरह बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन जब भोजन इसके अंदर आता है तो ये इस तरीके से ये सिकुड़ता है और फैलता है। ठीक है, सिकुड़ता है और फैल, तो जो स्टमक है हमारा उसकी भी जो दीवारें हैं वो भी मस्कुलर होती हैं, इसलिए वो भी एक लगातार उसी तरीके से सिकुड़ती और फैलती रहती है। ठीक है, तो उसका जो स्टमक है हमारा, उसके फैलने और सिकुड़ने के कारण ही जो हमारा पोलस है वो किस में चेंज हो जाता है? काइन में। ठीक है, यानी कि पोलस किस में चेंज हो गया? काइन में। ओके, अब एक चीज देखिए, इसके बाद जो हमारा भोजन है, भोजन हम लोग कहते हैं कि खाने से 45 मिनट पहले और खाने के 45 मिनट बाद, हम लोग को पानी नहीं पीना चाहिए। किस लिए ऐसा कहा जाता है? क्योंकि जो आपका जो स्टमक है वो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। तो जो आपका पोलस है, ठीक है, तो जो आपका पोलस है वो वैसे का वैसे ही रह जाता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही आप पानी पीते हो तो जो एसिड है आपके स्टमक में वो डाइल्यूट हो जाता है ना। अगर मान लीजिए कि आपने कंटेनर में कहीं कोई एसिड रखा हुआ है, कोई एंजाइम रखा हुआ है, अब आप उसमें पानी डाल दो तो वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा ना, उसकी जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाएगी। तो इसी वजह से हमको कहा जाता है कि आप खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए या फिर खाने से पहले पानी ना पिए। ठीक है, खाने के बीच में पानी थोड़ा बहुत चल सकता है, बट खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए और खाने के तुरंत पहले नहीं। ठीक है, ये चीज। और एक चीज आपने सुना होगा, एक इंटरेस्टिंग सब फैक्ट जिसको हम लोग नॉर्मली सब गलत बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो हम लोग कहते हैं कि वो औरत पेट से है। ठीक है, पेट से है यानी कि जो बच्चा है वो उसके पेट में है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए कि अगर बच्चा पेट में होगा ही कैसे? किस तरीके से कोई बच्चा अगर पेट में होगा वो कैसे होगा? क्योंकि जो पेट है, जो हमारा जो स्टमक है, जो आमाशय है, उसमें क्या है? उसमें तो एसिड है,
यानी कि जब जाइगोट का निर्माण होता है, जब सेल का फर्टिलाइजेशन है वो होगा ही नहीं, तो जो बच्चा है वो पेट में आएगा कैसे, ठीक है। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है। और ये जो गलत चीज़ें जो सब लोग बोलते हैं, आप मत बोलेगा क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि जो स्टमक है उसमें सिर्फ और सिर्फ खाना स्टोर होता है और खाने का पाचन होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ हम लोग कहते हैं, जैसे कोई काफ़ी मोटा है और उसका पेट बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो वो हम लोग कहते हैं कि इसका पेट बहुत निकला हुआ है। पेट कभी नहीं निकलता, याद रखिएगा, पेट कभी नहीं निकलता, क्योंकि हम लोग पेट का शेप जानते हैं, इस तरीके से होता है ना। पेट का जो शेप है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो ये पेट कैसे निकलेगा, कभी नहीं निकलता है। वो जो पेट बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं बेली, ठीक है ना। यानी कि स्टमक से नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम लोग बेली बोलते हैं। तो कभी भी पेट बाहर नहीं निकलता, बेली फैट बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और साथ ही अगर कोई कहे कि उसके पेट में बच्चा है, तो पेट में बच्चा नहीं होता है, ठीक है, पेट में सिर्फ खाना होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ आपने सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि लोग क्या, सभी कहते हैं, आपके घर में भी बड़े लोग कहते होंगे खाना खाने से पहले कि भरपेट भोजन कभी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा भोजन थोड़ा कम करना चाहिए, ताकि जो आपका स्टमक है उसको थोड़ी स्पेस मिल सके। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो हमारा स्टमक है ये भी एक मस्कुलर होता है, मस्कुलर थैली की तरह होता है। और ये भी क्या करता है, क्रमानुकुंचन गति की तरह ही ये भी एक गति करता है, जिसमें ये लगातार मोशन करता रहता है। तो इसका जो शेप है ना वो चेंज होता रहता है। कैसे? जैसे कि ये आपका जो है, तो जब ये मोशन करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर वापस से ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा, फिर ये वापस से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप भरपेट भोजन कर रहे हो तो भोजन पूरा फुल हो जाता है, तो ये फिर से ये जो अपना मोशन है वो पूरी अच्छी तरीके से नहीं कर पाता, यानी कि अपना जो गति है उसको अच्छे से नहीं कर पाता, क्योंकि ये पूरा भोजन से भरा हुआ होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और जो खाना है वो 3 से 4 घंटे के बदले थोड़े और टाइम तक आपके पेट में बना रहता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत स्टमक इश्यूज आती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग को डॉक्टर प्रीफर करता है, या फिर हम लोग नॉर्मली घर में डेली आटे की रोटी खाते हैं, डेली दाल चावल खाते हैं, नॉर्मल फूड खाते हैं हम लोग डेली। लेकिन उसी के अलावा लेकिन उसी के बदले हम लोग को ये कहा जाता है कि आप जंक फूड को अवॉइड करो, जंक फूड मत खाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोमोज ले लेते हैं, ठीक है। मोमोज जब हम लोग खाते हैं तो जो मोमोज होता है हमारा वो मैदे से बना होता है, और जो हम लोग गेहूं की रोटी खाते हैं वो गेहूं से मिलके बनता है। तो जो गेहूं का रोटी होता है वो जो गेहूं का रोटी होता है वो आसानी से हमारे पेट में क्या होता है, पच जाता है, यानी पचा लिया जाता है आराम से। लेकिन जो मैदे से बना हुआ मोमोज है वो लगभग 6 से 7 घंटे लेता है अपनी पाचन में, यानी कि वो आसानी से पचता नहीं है। और यही वजह है कि हमको जंक फूड खाने से अवॉइड करना चाहिए। कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन और नॉर्मल सी बातें थी जिनके पीछे का रीजन हमने समझा, ठीक है। अब देखते हैं बाइल जूस को। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस, ठीक है। स्टमक में खाने को कायम में बनने के बाद जो गॉल ब्लैडर द्वारा बाइल जूस का सिक्रेशन किया जाता है, और ये जो बाइल जूस है ये फूड को क्या कर देता है, इमल्सिफाइड कर देता है, यानी हम लोग हिंदी में जिसको पढ़े थे इमल्सीकृत कर देता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि ये जो फैट है वो टोटली इमल्सिफाइड हो जाता है, किसकी मदद से, बाइल जूस की मदद से, ठीक है। तो ये था। और इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि जैसे लीवर से जब हम लोग का बाइल जूस आता है तो उसी टाइम पे पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस आता है, ठीक है। तो पेनक्रिएटिक जूस में भी कौन कौन से एंजाइम होते हैं ये हमने देखा है, ठीक है। तो अब देखिए ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स बाय लाइपेज। ये लाइपेज कहाँ होता है, ये होता है पेनक्रिएटिक जूस में। और ये इमल्सिफाइड जो फैट है जो बाइल जूस के द्वारा इमल्सिफाइड किया गया है इसको ब्रेक डाउन कर देता है लाइपेज। किसको ब्रेक डाउन करता है, इमल्सिफाइड फैट्स को, ठीक है। अब इसके बाद जो कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो खाने का कंप्लीट कन्वर्जन है प्रोटीन्स का वो अमीनो एसिड में हो जाता है।
यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है, और जो फैट्स हैं उनको एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कम्प्लीटली कन्वर्जन कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही था हमारा टोटल मैकेनिज्म फूड के पचने का, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पूरा काम था कि किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि जब पैनक्रियाटिक जूस और लिवर जूस इंटेस्टाइन में मिलते हैं यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, तो वहाँ पे भी एक जूस का सिक्रेशन होता है, यानी आंत के द्वारा भी एक रस को बनाया जाता है या फिर छोड़ा जाता है, जिसको हम लोग आंत रस कहते हैं। ठीक है, तो आंत रस भी वहाँ पे आंत रस का भी सिक्रेशन होता है। और हम लोग कहते हैं कि जो खाने का पूरा पाचन है, यानी कि जो डाइजेशन है, वो टोटली कंप्लीट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी दीवारों पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कैसे होंगी? इस तरीके से, ठीक है ना, उसकी दीवारों पे कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाई जाती हैं, और इन्हीं फिंगर्स की तरह जो है इन्हीं में इस तरीके से लिपटी हुई ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो खाने को क्या करती हैं? ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वो वहाँ से खाने का ऑब्जॉर्प्शन होने के बाद वो पूरे सेल्स तक ब्लड के द्वारा पहुँचाया जाता है। ठीक है, अब हमारे खाने का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, जो हमारा फूड है वो ऑब्जॉर्ब भी हो चुका है। तो अब ये जो फूड है, अब इसको हम लोग फूड नहीं कहेंगे, अब ये क्या हो गया? वेस्ट मटेरियल हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका जो और इसमें जो अधिक पानी होता है उसको सोख लेगा, यानी उसको भी ऑब्जॉर्ब कर लेगा, और फाइनली जो हमारा फूड है वो वेस्ट मटेरियल बन जाएगा, और वहाँ से वो एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, रेक्टम, और जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में आएगा पूरा, और फिर वहाँ से वो एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोसेस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो हमने एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ ली डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए